हाय ऑल, हम लेके आ चुके हैं अपनी नई वीडियो। और इस वीडियो के अंदर हम एक तो लास्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको डिस्कस करने के लिए बोला था और मैंने आपको बोला था कि आप एक बार ट्राई करना, तो वो क्वेश्चन एक बार वो डिस्कस करेंगे और फिर इसके अंदर एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम करेंगे और एक छोटी सी डेरिवेशन है। एज सच कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर पेपर में आता है तो आप उसके बारे में कुछ आइडिया होना चाहिए, तो उसको डिस्कस करेंगे। रिडक्शन ऑफ कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम, ठीक है। सो आपको अगर याद हो तो मैंने बोला था कि हम जो हमारा एरिया वेक्टर होता है उसको हम या तो अपवर्ड लेते हैं या तो डाउनवर्ड लेते हैं फॉर 2 डायमेंशन सरफेस। लेकिन 3 डायमेंशन के लिए हम हमेशा बोलते हैं कि वो एन कैप या फिर वो जो एरिया वेक्टर है वो हमेशा आउटवर्ड होगा। मैंने बहुत सारी वीडियोस में देखा है और मैंने बहुत सारी बुक्स में भी ऐसा ही देखा है कि एज सच कुछ इसके बारे में कोई प्रीरिक्विजिट चीज़ नहीं लिखी हुई है। बाय कन्वेंशन लिखा हुआ है कि आप इसको हमेशा आउटवर्ड ही लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा थिंकिंग करते हो और लेट्स चेक कि क्या मैंने जो किया है आपको समझ में आता है कि नहीं आता है, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसमें आप देखो कि अगर एक 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट है तो 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट में अगर मैं कोई पॉजिटिव चार्ज रखूँ, लेट्स से स्फीयर, क्योंकि मैंने ये करा रखा है तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा, इससे रिलेट कर सकोगे। पॉजिटिव चार्ज रखा है, ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालेगा। आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज हमेशा रेडियली आउटवर्ड फील्ड लाइंस निकालता है, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस आपको पता चले, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आउटवर्ड है। एंड आपको ये भी पता है कि यहाँ पे एन कैप की डायरेक्शन वैसे हम कैसे लेते हैं, रेडियली आउटवर्ड, बट हम यहाँ पर एन कैप की डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड ना लेकर हम चेकआउट करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने किया अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फाई इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। वी नो दिस कि क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट आंसर आता है। अब क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट में क्यू जो होता है अगर पॉजिटिव होएगा तो आप पॉजिटिव यहाँ पे वैल्यू प्लेस करेंगे, एंड इफ द चार्ज इज नेगेटिव देन यू विल हैव टू टेक द नेगेटिव क्यू ओवर हियर सो दैट फ्लक्स विल बिकम नेगेटिव, ठीक है। सो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। सो लेट्स से हमने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा, अब पॉजिटिव चार्ज रखा है तो पॉजिटिव कैसे यहाँ पे फ्लक्स कैसा आएगा, पॉजिटिव। एंड अगर यहाँ पे चार्ज आप नेगेटिव रखोगे तो नेगेटिव से फ्लक्स कैसे आएगा, नेगेटिव। आपको ये पता है, लेकिन मैंने लास्ट क्लास में आपको ये बताया था कि पॉजिटिव फ्लक्स और नेगेटिव फ्लक्स कब आता है और वो थीटा से रिलेट करता है। तो आप कैसे इसको यहाँ पे रिलेट करोगे, तो मैंने यहाँ पे लिखा कि फाई इज नथिंग बट EDS cos थीटा फॉर क्लोज सरफेस। ये मैंने बताया हुआ है आपको फॉर्मूला लास्ट क्लास के अंदर। तो थीटा लेस देन 90 में आपको बताया था कि फ्लक्स पॉजिटिव होता है, थीटा ग्रेटर देन 90 में फ्लक्स कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ये आपको कैसे पता चलेगा कि जब E और n कैप मींस एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल बन रहा है दैट एंगल विल बी लेस देन 90 डिग्री, देन वी विल गेट अ पॉजिटिव फ्लक्स, एंड इफ द एंगल इज ग्रेटर देन 90 देन वी विल गेट अ नेगेटिव फ्लक्स। ओके, दैट्स फाइन। अब यहाँ पे आगे चलते हैं, यही चीज मैं यहाँ पे इंप्लीमेंट करूंगा। अगर मेरे को फ्लक्स पॉजिटिव मिल रहा है देन इट मींस कि यहाँ पे अगर फ्लक्स पॉजिटिव है तो थीटा विल हैव टू बी लेस देन 90 डिग्री, है ना। तो यहाँ पर यही होना चाहिए, एंड यहाँ पर थीटा ग्रेटर देन 90 तब होगा जब फ्लक्स आपका नेगेटिव होगा। सो लेट्स जस्ट चेक इट आउट कि यहाँ पर अगर एक पॉजिटिव चार्ज रखा है, यू नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज रेडियली आउटवर्ड। अब देखो आपके पास दो ही डायरेक्शन है क्या की, या तो इधर होगा या तो इधर होगा, because it is always perpendicular to the surface, either upward or downward. You can take any of the direction, but मुझे ये देखना पड़ेगा कि अगर मैं इसकी डायरेक्शन n कैप की डायरेक्शन आउटवर्ड ले लेता हूँ then E and n कैप की डायरेक्शन सेम हो जाएगी, and we will get theta is equals to 0 degree, and cos 0 degree से आपको यहाँ पर पॉजिटिव फ्लक्स मिल जाएगा। and you know that for a positive charge flux will have to be positive, and for a negative charge क्या होगा, जब आप यहाँ पर माइनस क्यू रखोगे तो माइनस क्यू के लिए फील्ड लाइंस कैसे आती हैं, रेडियली इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड, तो रेडियली इनवर्ड होगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नोन है। अब आप यहाँ पे फिर से वही क्वेश्चन उठाओगे कि एन कैप कैसे लें, तो आप अगर एन कैप इनवर्ड ले लेते हो देन इलेक्ट्रिक फील्ड और एन कैप की डायरेक्शन कैसे हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड और एन कैप की डायरेक्शन सेम होने से क्या होगा, यहाँ पे फ्लक्स आपको कैसा मिलेगा, पॉजिटिव। तो फ्लक्स पॉजिटिव तो होगा नहीं ना नेगेटिव चार्ज के लिए, तो नेगेटिव चार्ज के लिए आपको नेगेटिव फ्लक्स लाना है। नेगेटिव फ्लक्स आपको ओनली वन कंडीशन में मिलेगा, जब आपका एन कैप आउटवर्ड होगा। तो एन कैप बेसिकली आउटवर्ड इस तरीके से भी सोचा जा सकता है, बट बुक्स में ऐसा ही लिखा होता है बाय कन्वेंशन वी विल टेक डायरेक्शन ऑफ एन कैप टू बी इन आउटवर्ड डायरेक्शन फॉर अ 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो वी कैन थिंक लाइक दिस आल्सो। सो यहाँ पे मैंने ये लिखा है, सो एज E इज रेडियली आउटवर्ड फॉर पॉजिटिव चार्ज, रेडियली आउटवर्ड होता है ना पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, and phi is positive in that case, और यहाँ पे आपको पता चलेगा फ्लक्स कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने ये लिखा and E and n cap has to be in same direction, that it means that E and n cap has to be in same direction, which is true, and same for negative charge which I have discussed, ठीक है। सो बहुत सिंपल है, आप इस चीज को ध्यान रखना क्योंकि कॉन्सेप्ट्स बनेंगे तो आपको आगे जाके बहुत इजीली आपको एग्जाम्स में हेल्प मिलेगी इन सारी चीजों से।
ठीक है। सो अगली डेरिवेशन पे चलते हैं, थोड़ी सिंपल, डिडक्शन ऑफ कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ आपने चैप्टर फर्स्ट कूलॉम्स लॉ आपने शुरू में पढ़ा था ना, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो उसका डिडक्शन करेंगे एक तरीके से हम गॉस लॉ का यूज करके, ठीक है। सो इसमें क्या है, वही चीज है दोबारा से, यहाँ पर आपने चार्ज रखा है, ये एक स्फीयर है, एक आर रेडियस है, एन कैप बाहर जाएगा, ई बाहर जाएगा, ds स्मॉल एलिमेंट है, ये सब हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। सो आई एम नॉट वेस्टिंग योर टाइम, जस्ट थोड़ा रिवीजन करा देता हूँ और आपको समझ में आ जाएगा सारा का सारा। तो यहाँ पर आप चार्ज क्यों रखे हुए हैं, और ये चार्ज आपका इस ds एलिमेंट पे एक फोर्स, एक इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, दैट इज इन आउटवर्ड डायरेक्शन। और आप यहाँ पे अगर फ्लक्स निकालना चाहते हैं इस चार्ज की वजह से स्फीयर पे, अब इस स्फीयर को बेसिकली क्या बोलेंगे, गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस क्यों बोलेंगे सर, क्योंकि ये गॉस थ्योरम में यूज किया जा रहा है। गॉस थ्योरम में जब भी कोई सरफेस यूज करते हो, वो सरफेस को बेसिकली रिजेंबल किया जाता है, उसका नोटेशन गॉस थ्योरम में गॉस सरफेस से बोले जाता है, ठीक है। सो इट्स अ सेम सरफेस जिसके ऊपर ये सारे की सारी इंटीग्रेशन होगी अकॉर्डिंग टू फ्लक्स डेफिनेशन। बेसिक फ्लक्स की डेफिनेशन जो मैंने बताई थी, फॉर ओपन सरफेस eds cos θ एंड फॉर क्लोज सरफेस eds cos θ विद इंटीग्रेशन साइन लाइक दिस। तो ये चीज यहाँ पे देख लो कि मैंने यहाँ पे eds cos 0 किया है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड n कैप आर इन सेम डायरेक्शन, देन वी विल गेट एंगल टू बी 0 डिग्री एंड eds। इलेक्ट्रिक फील्ड विल हैव टू बी सेम ऑन द सरफेस ऑफ दिस स्फीयर बिकॉज r इज सेम फ्रॉम द चार्ज। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ds एलिमेंट जोड़ोगे तो 4 pi r square which is the surface area of the sphere. We have calculated these all things, ठीक है। So phi is e into 4 pi r square, इक्वेशन फर्स्ट, मैंने इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम हम क्या कहते हैं, फ्लक्स इज q by epsilon naught, एंड हमें पता है अंदर तो एक ही चार्ज है, तो q by epsilon naught वैल्यू हो जाएगी, तो फ्लक्स इज q by epsilon naught, एंड इन दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड e is equals to q by 4 pi epsilon r square, बिकॉज ये वैल्यू यहाँ से डिवाइड में चल जाएगी, तो q by 4 pi epsilon naught r square, तो ये वैल्यू आपको मिल गई है। मींस आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया है ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, ठीक है। अब आपको पता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है किसी भी एक चार्ज की वजह से या किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, अगर वहां पे जाके कोई और चार्ज रखा जाए, मतलब कोई और चार्ज रख दे वहां पर जाकर, तो आपको क्या होगा, तो उस पे एक लगेगी फोर्स, वो फोर्स F इक्वल्स टू क्यू ही होगी, जिसमें क्यू वो चार्ज होगा जो चार्ज वहां पे जाके रखा हुआ है, एंड E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द अदर चार्जेस और चार्ज कंट्रीब्यूशन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन। तो Q जो है यहाँ पर ये चार्ज है, इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैं यहाँ पर कहीं पर जाकर एक Q नॉट चार्ज रख देता हूँ, उस Q नॉट चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगेगी, उस फोर्स को F इक्वल्स टू क्यू से निकाल सकते हैं। तो मैंने लिखा, नाउ इफ अ टेस्ट चार्ज Q नॉट विल बी प्लेस्ड on the Gaussian surface, then force F is equals to Q naught E। तो Q naught और E की वैल्यू आप यहाँ से पुट कर दीजिए, Q naught Q by 4 pi epsilon naught r square, which will be the external force on it। अब आपको ये तो जरूर पता ही होगा कूलॉम्स लॉ क्या कहता है। कूलॉम्स लॉ तो ये कहता है ना, F equals to K Q1 Q2 by r square, which is equals to Q1 Q2 upon 4 pi epsilon naught r square। तो ये सिंपल है, तो ये चीज तो आ रही है यहाँ पर। तो क्या हमने कूलॉम्स लॉ का डिडक्शन किया? हाँ, हो गया, इतना ही सिंपल था। तो इसलिए इसका ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, जस्ट अ वेरिफिकेशन कि कूलॉम्स लॉ इज अ ट्रू लॉ, ठीक है। तो ये चीज यहाँ से क्लियर हो गया होगा आपको। मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देना चाहता हूँ, बिकॉज अब जो एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम आप लेंगे ना, प्लेन शीट आएगी, फिर आपको वायर आएगा, इन्फिनाइट वायर आएगा, और सॉलिड स्फीयर आएगा, ऑल स्फीयर आएगा, तो उन सारी चीजों में आपको 3 टर्म्स की बहुत जरूरत पड़ेगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो आपने ये पढ़ाया मैंने तुम्हें शुरू में, लेकिन एक बार रिवीजन के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ कि आपको आगे प्रॉब्लम ना पड़े। तो लैम्डा से डिनोट करते हैं आप लीनियर चार्ज डेंसिटी को। लीनियर चार्ज डेंसिटी बेसिकली कहाँ यूज होगा? वन डायमेंशन ऑब्जेक्ट के लिए आप अगर उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब चार्ज जैसे आपने डिस्ट्रीब्यूट किया, तो आप देयर आर 2 पॉसिबल केसेस। फर्स्ट क्या हो सकता है कि आपने यहाँ पे ज्यादा चार्ज कर दिया, यहाँ पे कम चार्ज डाल दिया, यहाँ पे ज्यादा डाल दिया, तो दिस इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ठीक है। सो we will denote lambda a linear charge density. It's like density of charge which is distributed over the length L. Means जो वन डायमेंशन में जो आपने लेंथ ले रखी है, उस वन डायमेंशन में जो आपने चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है, उसको बताने के लिए हमने लैम्डा से लैम्डा एक टर्म बनाई है जिससे हम इसको डिनोट करते हैं। तो कैसे करेंगे? तो हम वहाँ पर लैम्डा इज इक्वल टू लिखेंगे Q by L। जैसे डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना,
तो डेंसिटी क्या होती है, बेसिकली इस पूरी बॉडी के अंदर जो मास है वो डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे है, मतलब इतने वॉल्यूम के अंदर मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, विच इज डिनोटेड बाय द डेंसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। सेम लैम्डा डिनोट्स द चार्ज विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द लेंथ l, ठीक है। सो यहाँ पर हम इसे लिखेंगे q by l, एंड अगर ये चीज आपको मतलब याद नहीं रहती है तो आप dq by dl एज अ जनरल याद कर सकते हैं। dq by dl यूनिफॉर्म केस और नॉन यूनिफॉर्म केस दोनों केस में लगता है। q by l will always be used for uniform cases, means these are only used for uniform cases. Uniform cases of what? Uniform cases of charge distribution. यूनिफॉर्म केसेस ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप ये वाला जनरल याद कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा एक स्टेप बढ़ जाता है। अगर यूनिफॉर्म केस यही रखा है तो आपको क्यों यूज करना है उसको, और फिर आप ये यूज कर सकते हो। लेकिन टाइम का कंजप्शन बचाने के लिए आप ये चीज याद कर सकते हैं, लेकिन अगर याद नहीं रहता है और आपको ये चीज, तो आप डायरेक्टली ये हमेशा यूज करें। यू विल ऑलवेज गेट द आंसर फ्रॉम दिस इक्वेशन। तो dq by dl, dq by dn, dq by dv। सो अब अगला हम स्टार्ट करने वाले हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, जो आपके प्लेन वायर पे हम चार्ज उस पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इनफाइनाइट वायर होगा, उसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है। सो आगे चलते हैं, अपना मैंने डेरिवेशन लिख दी है और अब इसे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सो फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज थिन वायर। या बेसिकली क्या है ना, सीन ये है कि डेरिवेशन सभी ने लिख रखे हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स हैं जो डिस्कस करना चाहता हूँ और कुछ कंसेप्ट्स हैं जो शायद मैंने देखा कि मिस करे हुए हैं, तो उनको मैं थोड़ा हाईलाइट करूँ, ठीक है। सो मैं डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू पे ज़्यादा ध्यान ना देकर, जो कि आपको पता ही है डेरिवेशन कैसे करते हैं, तो उन पे ज़्यादा ध्यान ना देकर मैं थोड़ा सा कंसेप्ट पे ध्यान दूंगा, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे हम फील्ड निकालेंगे एक इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से। मीन्स एक इनफाइनाइट वायर होगा जो बहुत बड़ा है, एक्सटेंड हुआ है इंफिनिटी तक, और उसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज हमने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, और वो थिन वायर है, मींस उसकी जो विड्थ है वो बहुत स्मॉल है, ठीक है। सो ये यहाँ पर हमने शो किया हुआ है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो हम देख सकते हैं कि हम इनफाइनाइट वायर क्यों ले रहे हैं, जो कि इससे पहले का बिल्ली आ रही है। हम यहाँ पे स्ट्रेट वायर क्यों ले रहे हैं, यहाँ पर हम थिन वायर क्यों ले रहे हैं। सो ये सारी चीजें जो हम डेरिवेशन करते हैं हम देखेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट कि क्वेश्चंस मैंने लिखा है वाई इनफाइनाइट वायर, वाई थिन वायर, वाई लैम्डा इज कांस्टेंट, बिकॉज जब आप यूनिफॉर्म चार्ज की बात करते हैं, तो यूनिफॉर्मली चार्ज, तो मैंने बताया था ना कि जब आप पूरी बॉडी पर जैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आप कर रहे हैं, तो यूनिफॉर्मली चार्ज अगर आप कर रहे हैं तो वहां पर लैम्डा, सिग्मा या फिर रो कांस्टेंट होगा, बिकॉज आप अभी यूनिफॉर्मली चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं है यूनिफॉर्मली, तो वहां पर लैम्डा की वैल्यू वेरिएबल होगी, ठीक है। सो वही चीज है यहाँ पे लैम्डा है कांस्टेंट, तो मैंने वो डिनोट किया है लैम्डा इज कांस्टेंट होगा, बिकॉज यहाँ पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, ठीक है। सेकंड थिंग, अब यहाँ पे क्या है कि मेरे को ना इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से किसी एक पॉइंट पर, बट यहाँ पर इन्होंने सिर्फ ऐसे लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू। आपसे पहले जब भी आपने कोई भी डेरिवेशन करी है तो आपने एक चीज देखी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस r। सो दे मेंशन दैट किस पॉइंट पे निकालना है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पे दे डिडंट मेंशन कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे निकालना है। तो यार ये चीज भी इंपॉर्टेंट है कि ऐसा क्यों, क्या पोजीशन मैटर नहीं कर रही है, तो वो भी हम देखेंगे इसके अंदर, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने एक यहाँ पर कोई पॉइंट ले लिया है, कोई यहाँ पर पॉइंट ले लिया है, जो कि इस O पॉइंट से इक्यू डिस्टेंस है, मींस बराबर दूरी पर है, ठीक है। अब यहाँ से मैंने r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। लेट्स से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब यहाँ पर P पॉइंट पर यहाँ पे कोई चार्ज होगा, P2 पॉइंट पे कोई चार्ज होगा, वो चार्ज इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, वो आपको पता है पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड होगा। यहाँ पर लगाएगा तो वो रेडियली आउटवर्ड होगा, दोनों रेडियली आउटवर्ड होंगे। और आप ये दोनों चीजें सही कर सकते हैं, हाँ। तो P1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो ऐसे होगी, और P2 की डायरेक्शन वो ऐसे होगी, ठीक है। आप इनके कंपोनेंट कर सकते हैं, E1 cos थीटा, E2 cos थीटा, E1 sin थीटा एंड E2 sin थीटा, ये मैंने आपको पहले बता रखा है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या चीज है, यहाँ पर E1 sin थीटा और E2 sin थीटा की डायरेक्शन आपको दिख रही है कि अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, एंड E1 cos थीटा एंड E2 cos थीटा की डायरेक्शन आपको दिख रही है सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं। अब चीज जो ध्यान रखनी है वो ये है कि कैसे ये दोनों थीटा सेम है, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है,
तो हमें चेक करना पड़ेगा। तो देखिए ये P1 P2 मैंने कहा था कि O पॉइंट से सिमेट्रिक डिस्टेंस पर है, मतलब बराबर दूरी पर है, ठीक है। तो बराबर दूरी पर तो ये डिस्टेंस सेम हो गया इसके, ये R कॉमन है इस ट्रायंगल में एंड दिस डिस्टेंस इज आल्सो सेम बिकॉज आप h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लगेंगे तो वहां से h सेम आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये दोनों थीटा सेम होंगे, सो दैट इज व्हाई आई हैव टेकन दिस आल्सो एज थीटा एंड दिस आल्सो एज थीटा। तो वहां पे E1 cos थीटा एंड E2 cos थीटा ऐसा है। नाउ कंसीडर अबाउट E1 एंड E2, तो उनकी डायरेक्शन, उनके मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते हैं। तो आपको पता है यहाँ पर जो चार्ज है दैट dq अमाउंट ऑफ चार्ज एंड दैट dq अमाउंट ऑफ चार्ज वो वैल्यू सेम होगी बिकॉज़ यहाँ पे लैम्डा कांस्टेंट है, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने P2 से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो ऐसे निकलेगा kq/r², तो kq चार्ज और डिवाइड बाय डिस्टेंस। देखो डिस्टेंस तो ये भी सेम है और ये भी सेम है, तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो E1 E2 की वैल्यू सेम होगी। सो इससे क्या होगा, E1 E2 जो होगा इनका मैग्नीट्यूड सेम है एंड दैट थीटा इज आल्सो सेम, दीस टू विल कैंसल डाउन ईच अदर, सो द टोटल इफेक्ट विल गोज इन रेडियल डायरेक्शन। सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में मिल रहा है आपको, आउटवर्ड डायरेक्शन में, मींस रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में। ये आपकी लाइन है और इस लाइन के रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन आपको मिल रहा है, ठीक है। तो यू नीड टू रिमेंबर दिस थिंग इन योर माइंड कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आपको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन मिल रहा है। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन मिल रहा है, दैट इज फाइन, हमें वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, ठीक है। सो वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट पे या तो ये आप कर सकते हो यहाँ पे इंटीग्रेशन करो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, थोड़ा टीडियस टास्क है, आप निकाल सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे गॉस थ्योरम का यूज करेंगे और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। At any point consider E1 and E2 due to the charge placed symmetrically at point P1 and P2 about O, जो कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया। फिर take component of E1 and E2 and resultant will come out to be radially upward direction, जो कि आ रहा है, ठीक है। So the total electric field due to the whole charge distribution, जो यहाँ पे total electric field होगा इस पूरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, वो कैसे होगा उसको हम E मान लेते हैं और वो कैसा होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट दिस टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द हेल्प ऑफ गॉस लॉ, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। कंसीडर द गॉसियन सरफेस लाइक दिस, मींस आपको ना ऐसा गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अराउंड। ये डिपेंड करता है, देखो गॉसियन सरफेस डिपेंड करता है आप स्फेरिकल कब बनाएंगे, सिलिंड्रिकल कब बनाएंगे, इट डिपेंड्स। हम कोशिश करते हैं कि गॉसियन सरफेस के जो सरफेस है ना उस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ना कांस्टेंट रहे, बिकॉज जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन आएगा ईडीएस cos थीटा, उसमें जो इंटीग्रेशन में ई है ना, अगर वो कैसे ना कैसे करके बाहर आ जाए उस इंटीग्रेशन से तो हमारे लिए वो इंटीग्रेशन करना इजी हो जाता है। तो हम ऐसा कोशिश करते हैं कि गॉसियन सरफेस उस तरीके का बनाए जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गॉसियन सरफेस के ऊपर कांस्टेंट रहे। तो मैंने यहाँ पर इसलिए सिलेंड्रिकल सरफेस बनाया बिकॉज यू कैन थिंक लाइक दिस। अभी देखो ये डिस्टेंस r है, नीचे भी r, सारे में r होगा, एंड आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो r है, ये r इसके ऊपर डिपेंडेंसी आ रही है सारी, कि जितना ज्यादा दूर जाएंगे उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड दूर हो जाएगा, उतना ही कम हो जाएगा। तो हम उस चीज के लिए देख रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर हमने सिलिंड्रिकल सरफेस बनाया है एज अ गॉसियन सरफेस, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया के बारे में बात करें तो आपको पता है कि एन कैप कैसे जाएगा ऊपर, और ये अगर आपको सर्कुलर के बारे में बात करें तो एन कैप कैसे जाएगा इधर, और यहाँ पर अगर एन कैप के बारे में बात करें तो ये एन कैप जाएगा इधर। तो मैंने क्या करना है, मैंने ना गॉसियन मेरे को यहाँ पे मैं गॉस थ्योरम लगाऊंगा। सो हमें पता है phi इक्वल्स टू q बाय एप्सिलॉन नॉट, एक वो लगाऊंगा और डायरेक्टली फिर मैं अपना वो फॉर्मूला लगाऊंगा phi इक्वल्स टू eds cos थीटा, ठीक है। सो दोनों को फिर कंपेयर करेंगे और फिर दोनों को कंपेयर करने के बाद हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक और चीज दिखाई है, चलो इसको इसी के साथ करेंगे। सो नाउ phi e इज इक्वल्स टू phi1 प्लस phi2 प्लस phi3। तो मैं क्या कहता हूं, अगर मैं इसका फ्लक्स और इसका फ्लक्स, इन तीनों का फ्लक्स निकाल दूं एंड इफ आई विल ऐड दोस थ्री फ्लक्स देन आई विल गेट द टोटल फ्लक्स और रिजल्टेंट फ्लक्स। सो वो यहां से डिनोट किया गया है। तो phi इज नथिंग बट क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ eds cos 0 इज इक्वल्स टू दिस। ये कैसे आया, ये ऐसे आया, देखो यहाँ पे फर्स्ट सरफेस है, फर्स्ट सरफेस के साथ आपको फ्लक्स निकालना है। आपको पता है फर्स्ट सरफेस के साथ फ्लक्स निकालते टाइम आपको सबसे पहले ध्यान देना चाहिए एन कैप और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के ऊपर। तो देखो यार इसके ऊपर तो एन कैप की डायरेक्शन इधर आ रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड यू नो कि इस पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से कैसे जा रहा है, आउटवर्ड, और जैसे नीचे, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया कि इन दोनों की वजह से इस पॉइंट पे आउटवर्ड जा रहा है। ऐसे ही अगर तुम नीचे के लिए निकालोगे तो वो कहां जाएगा, नीचे। तो बेसिकली रेडियली आउटवर्ड जाएगा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ये वाले कंपोनेंट क्या हो जा रहे हैं, कैंसिल हो जा रहे हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं लेकिन यूजुअली स्टूडेंट उस पर ध्यान नहीं देते हैं।
तो हम उस पर क्या पूछ सकते हैं क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि सर आपने जैसे यहाँ पे ये लिए है दो चार्जेस, ये दोनों सिमेट्रिक है, बट सिमेट्रिक जरूरी तो नहीं कि सिमेट्रिक होनी चाहिए, आप ये भी तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये भी तो ले सकते थे, यहाँ पे भी तो ले सकते थे पॉइंट। तो अगर यहाँ पे लोगे ना तो इसके लिए ये वाला चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा सिमेट्रिक, इसके लिए ये वाला होगा। तो सर आप ऐसा कहना चाहते हैं कि आपने O को सेंटर पे लिया है? हाँ, O को सेंटर पे लिया है। तो अब ये देखो यार, इनफाइनाइट है ना ये, तो जब कोई चीज इनफाइनाइट है तो उसका कोई सेंटर होगा। तो इसी वर्ड को थोड़ा ध्यान रखना कि देखो यहाँ पर क्या है कि जो ये O पॉइंट है ना, ये तब थोड़ा दिक्कत करता अगर इसकी कोई एक लेंथ होती L, मान लो L, 0 से लेकर L तक। लेकिन अब ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है ना, तो आप O पॉइंट को कहीं भी ले लो, आपको वो एक तरीके से वो सेंटर ही है, क्योंकि O के इधर भी इन्फिनिटी है और O के इधर भी इन्फिनिटी है, मीन जितना इधर है उतना ही इधर है। सो O इज एक्टिंग लाइक अ सेंटर। अब अगर सेंटर में है तो जितने पॉइंट्स इधर होंगे उतने ही पॉइंट्स इधर होंगे, है ना। तो ये चीज आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जितने पॉइंट्स इधर होंगे उतने ही पॉइंट्स इधर होंगे, और उन सबका कंट्रीब्यूशन जो आएगा और इधर से उन सबका जो कंट्रीब्यूशन आएगा, these things will cancel down and they will add together. That is why I am saying the total electric field is radially outward. और आगे देखेंगे अभी इस चीज को, कंसेप्ट को, कि हम यही चीज है और भी कुछ देखेंगे कि इनफाइनाइट वायर क्यों लिया है, ठीक है। तो हम जो थे हम यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा रेडियली आउटवर्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड है, तो इसके यहाँ पे देखो एन कैप और इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, तो ई और एन कैप के बीच में कितना डायरेक्शन बन रहा है, कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री, cos 90। तो आपको पता है फाई का फॉर्मूला जब आप ओपन सरफेस के लिए लगाएंगे तो eds cos थीटा, थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। जैसे थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो ये वाले की वजह से फ्लक्स कितना हो जाएगा 0। एंड सेम फॉर दिस टू, बिकॉज़ यहां पर भी एन कैप इधर है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां है ऊपर, तो एन कैप और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में एंगल कितना हो जाएगा 90, फिर से cos 90 एंड दैट विल गिव यू 0 फ्लक्स। तो फाई 2 और फाई 1 ये दोनों फ्लक्स कितना हो जाएंगे 0 एज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो मुझे एज अ होल जो टोटल फ्लक्स निकालना था उसमें से फाई 3 बचा, है ना, तो उसके बारे में ध्यान देते हैं। तो फाई इज इक्वल टू फाई 3, वो हमारा जो बचा वो फाई कितना हो जाएगा eds cos 0। थोड़ा इस पे ध्यान देते हैं, हमें पता है एन कैप की डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर होती है, तो कर्व सरफेस एरिया के लिए परपेंडिकुलर डायरेक्शन एन कैप ऐसे होगी मेरे हिसाब से, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो अपवर्ड और डाउनवर्ड ऐसे ही जा रहा है ना। तो हमें यहाँ से एक चीज दिखाई दे रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन एन कैप के साथ कोलैप्स कर रही है, मतलब उसी की डायरेक्शन में आ रही है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं क्या, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दोनों का एंगल 0 है, दोनों के बीच में एंगल 0 है, एंड वी विल गेट cos 0 एंड cos 0 इज 1। एंड द सेकंड थिंग यू कैन चेक कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पर कैसा रहेगा, सेम रहेगा। तो अभी उस चीज का यूटिलाइजेशन करेंगे, तो देखो cos 0 तो 1 हो जाएगा, eds बचेगा सिर्फ, और अब आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट हो जा रहा है तो वो बाहर आ जाएगा, तो ds बचा सिर्फ। अब आपको पता है जब ds सारे एलिमेंट को आप जोड़ोगे तो आपको इस कर्व सरफेस एरिया का टोटल मिल जाएगा ना, तो वो कितना होता है 2 पाई RH। तो यहाँ पर मैंने r इसकी लेंथ ली है और इसका जो h हाइट ली है वो मैंने l से डिनोट किया है, तो आप यहाँ पे यूज करेंगे 2 पाई RL एंड e आपका यहाँ से कांस्टेंट बाहर आया था इनटू 2 पाई RL, फाई आपको मिल गया ना। तो देखो क्या है ना, यहाँ पे अगर मैं स्फेरिकल सरफेस लेता तो उसके ऊपर शायद वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ना कांस्टेंट नहीं रहती, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड जो है r पे डिपेंड कर रहा है, और ऐसे करके जब आप कर्व सरफेस से लोगे और स्फीयर लोगे तो उसके लिए r की वैल्यू चेंज होती रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड विल चेंज ऑन द सरफेस ऑफ गॉसियन सरफेस। तो आप ये चीज देखो कि वहां से फिर वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर नहीं आ पाएगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर नहीं आ पाएगा तो अपने यहाँ पे अंदर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, सो दैट इज अ टीडियस टास्क। सो हमें उसी चीज से तो बचना है, तो इसलिए हमने यहाँ पे सिलेंड्रिकल सरफेस लिया, ठीक है। सो यहाँ पर एक चीज ध्यान में दोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ गया तो ये चीज, ये वैल्यू अगर इसको क्वेश्चन फर्स्ट मान लिया, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या कहते हैं, फाई इज क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। चार्ज जितना भी ये बॉडी एनक्लोज करेगी, ये गॉसियन सरफेस एनक्लोज करेगा, उतना चार्ज आप यहाँ पे डालो और एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो, यू विल गेट द टोटल फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज सरफेस एरिया। तो आप क्यू एनक्लोज कैसे निकालोगे, अब मैंने बताया था कि देखो लैम्डा क्या देता है Q बाय L, मतलब टोटल चार्ज इस पे जो डिस्ट्रीब्यूटेड है डिवाइडेड बाय इसकी लेंथ, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इनफाइनाइट है पूरा, वायर इनफाइनाइट है, तो अब यहाँ पे एक चीज देख सकते हो कि यहाँ पे आप टोटल चार्ज नहीं निकाल सकते, आपको लैम्डा की नीड पड़ेगी। तो क्या करना पड़ेगा, आप कुछ सेक्शन ले लो, मान लो इस सेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, इस सेक्शन की लेंथ L है, तो इस सेक्शन पे तो चार्ज पता होना चाहिए ना, तो कैसे निकालोगे, लैम्डा इज इक्वल्स टू Q बाय L। क्यों आपको निकालना है उस सरफेस के लिए, उस लेंथ के लिए जिस लेंथ के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम किस लेंथ के बारे में बात कर रहे हैं, हम इस लेंथ के बारे में बात कर रहे हैं।
तो इस लेंथ के लिए L ले लिया आपने और लैम्डा इज इक्वल टू Q बाय L। तो आपको वो Q निकालना है तो आप लैम्डा इनटू L कर दीजिए। यहाँ पे प्रोवाइडेड लैम्डा क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए, अगर लैम्डा क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हम आगे प्रोसीड नहीं कर सकते, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम लैम्डा के लिए लिखेंगे Q बाय L एंड Q इज इक्वल टू लैम्डा इनटू L एंड दिस इज द इंक्लोज्ड चार्ज इन दिस गॉसियन सरफेस, बिकॉज यहाँ पे L लेंथ है और इतने के अंदर इतना चार्ज स्टोर होगा। तो हमने ये लैम्डा इनटू L की Q की जगह लैम्डा इनटू L डाल दिया, Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन, दिस इज द इक्वेशन सेकंड एंड फ्लक्स दोनों के लिए आ गया। अब दोनों को कंपेयर कीजिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का 2 पाई एप्सिलॉन नीचे आ जाएगा, सो E इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये वैल्यू नीचे गई लैम्डा इनटू L डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू 2 पाई RL। इस L से L कट जाएगा, लैम्डा बाय ट्वाइस पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये वैल्यू जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई, लैम्डा बाय ट्वाइस पाई एप्सिलॉन नॉट R। देखिए जरा ध्यान से कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस पर डिपेंड कर रहा है। तो देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लैम्डा पे डिपेंड कर रहा है, ट्वाइस पाई एप्सिलॉन नॉट दीज आर कांस्टेंट क्वांटिटीज, R पे डिपेंड कर रहा है, R पे डिपेंड कर रहा है। अभी देखो ना, ये चीज मैं आपको पूछ रहा था, यही चीज मैं आपको बोल रहा था कि ये देखो R पे ही डिपेंड कर रहा है बस। अभी देखो अगर मैं तुमसे यहाँ पे पूछने लगता हूँ तो आप R ऐसे मेजर करोगे, बिकॉज सेंटर हमेशा क्या होगा ना, ये इनफाइनाइट वायर है तो हमेशा इसको R ऐसे डिनोट कर सकते हो। अगर कोई ऐसा होता, लेट्स से ऐसा होता, अगर ये इनफाइनाइट वायर इधर से है बस ऐसे इनफाइनाइट वायर, और यहाँ पर है ये आपका ये पॉइंट, तो अब ये पॉइंट सेंटर नहीं है, ये पॉइंट सेंटर नहीं है, तो यहाँ पर आप ऐसे नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा। सो ये चीजें आपको मैं दिखाऊंगा आगे कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो आप यहाँ से कर सकेंगे, लेकिन थोड़ा इसको देख के करें क्योंकि ये चीज ये नहीं है, बिकॉज यहाँ पे दोनों साइड में इनफाइनाइट वायर है। अब ये इनफाइनाइट एक साइड में है और एक साइड में सेंटर आप लेके चलो तो इधर थोड़ी कुछ है, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे तो नहीं आएगी, ठीक है। तो आपको ये चीज मैं सिखाऊंगा आगे जाकर। सो इसमें देख लेते हैं, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड R पे डिपेंड कर रहा है एंड लैम्डा पे डिपेंड कर रहा है, तो आपको ये दोनों चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी अगर क्वेश्चन पूछेगा तो। इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगा, ये मैं दिखा चुका हूं, और फॉर लैम्डा ग्रेटर देन 0। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो जब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर मैं डाल दूं, ये तो पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डाल दूं तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आना चाहिए, इनवर्ड इनवर्ड टोटल इनवर्ड होगा ना। तो आपको ये चीज क्लियर हुई कि नेगेटिव चार्ज कैसे रेडियली इनवर्ड आएगा, पॉजिटिव कैसे रेडियली आउटवर्ड जाएगा, ठीक है। सो ये चीज यहाँ पर ध्यान रखना, और ये चीज पर आप यहाँ पर भी मैंने लिखी हुई है, लैम्डा ग्रेटर देन 0 मींस चार्ज की वैल्यू पॉजिटिव है एंड लैम्डा लेस देन 0 मींस चार्ज की वैल्यू नेगेटिव है एंड रेडियली आउटवर्ड, और इस वाले में रेडियली इनवर्ड। तो ये क्लियर हो गया। इसके बाद इसको देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिपेंडिंग ऑन R but not on the position of point where electric field is to be calculated. This is something awkward because electric field depend करता है कि जिस point पे आप निकाल रहे हो and उसकी position पे भी, इस चीज पे भी डिपेंड करता है वो। तो आप ये देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ओनली डिपेंडिंग ऑन R, कि आप कहाँ निकाल रहे हो R, उसकी पोजीशन पे डिपेंड नहीं कर रहा कि वो पॉइंट कहीं भी रख लो, इधर 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 कहीं भी रख लो। मींस ये पॉइंट यहाँ पर है, R डिस्टेंस पर है, यहाँ पर आके पूछो R डिस्टेंस पर है, यहाँ पे आके पूछो तो भी R डिस्टेंस पर है, मतलब पोजीशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, जस्ट इसके R पे डिपेंड कर रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दैट इज ड्यू टू दिस इनफाइनाइट वायर। इनफाइनाइट है ना, इसीलिए ये हमेशा सेंटर पे आ रहा है और हमेशा रेडियली आउटवर्ड जा रहा है और सारी चीजें एज इट इज हो पा रही है। अगर इनफाइनाइट नहीं होता तो ये ऐसा नहीं हो पाता। मैंने थिन वायर क्यों लिया है, थिन वायर मैंने इसलिए लिया है बिकॉज मुझे वन डायमेंशन केस लेना है। अगर मैं इसको थोड़ा सा भी थिक कर दूंगा तो जो तुम्हारा चार्ज है वो चार्ज तुम्हारा इधर इधर सरफेस पे आ जाएगा, दैट इज अ 2 डायमेंशन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर मैं लैम्डा यूज नहीं करूंगा, फिर मैं सिग्मा यूज करूंगा, तो वहां पे कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड हो जाएगा, तो हमने वो चीज थिन वायर के लिए ली है। लैम्डा कांस्टेंट क्यों लिया है, बिकॉज मेरे को चार्ज को सब जगह पे बराबर रखना है, सो दैट आई कैन कैलकुलेट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड टू मेक इट एज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, वो यहाँ से मैं निकाल पाऊं। अगर अलग अलग की वजह से अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो ऑब्वियसली ना यहाँ वाला और यहाँ वाला इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैंसिल डाउन नहीं करेगा। तो आपको ये छोटी छोटी चीजें समझ में आ रही होंगी। And why position at which electric field is to be determined is not important. This question is answered by this result, है ना। देख लो यहाँ से, यहाँ पर आप एक चीज देख ही सकते हो कि ये पोजीशन पे डिपेंड कर ही नहीं रहा। ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी मेरे हिसाब से, and we will not get total electric field to be a radial outward, and in that case we will have take एंड इफेक्ट। ओके, ये वाली लाइन मैं आपको बताने भूल गया। इसके अंदर क्या है कि इनफाइनाइट वायर अगर नहीं होता तो एक और चीज नहीं होगी। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया
कि इनफाइनाइट वायर है तो यहाँ पर तो आप कैलकुलेशन कर पा रहे हो, लेकिन अगर इनफाइनाइट वायर नहीं होता तो यहाँ पे देखो ऐसे करिए, इधर साइड मान लो इनफाइनाइट नहीं है, इधर से इनफाइनाइट है, तो जब आप कैलकुलेशन करने जाओगे इस पॉइंट पर सेम जैसे यहाँ पे कर रहे हो, तो इस पॉइंट पर जब आप कहोगे ना इधर 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 इधर, ये सारे के सारे सेंटर वाले पॉइंट से कैंसिल कर दिया, लेकिन जो आगे के बचे उनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस पॉइंट पर, उसका कंट्रीब्यूशन कौन कैंसिल डाउन करेगा, नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ना एंड इफेक्ट्स, मतलब एंड के जो चार्जेस है उनकी वजह से इफेक्ट आपको टेक करना पड़ेगा, मतलब आपको लेना पड़ेगा। यू हैव टू टेक द एंड इफेक्ट ऑफ ऑल दीस चार्जेस और एट दिस पॉइंट, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्म चार्ज थिन वायर। आई होप मुझे मैंने जो क्वेश्चंस आपको बताए हैं वो आपने एंजॉय करे होंगे। और लास्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन मतलब बहुत पूछते हैं बच्चे, लेकिन मुझे लगता नहीं कि वो सोचते भी हैं कि उसके बाद वो क्वेश्चन का आंसर ढूंढे। तो मैं आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूँ एंड आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे अगर आपको पता होगा, लेकिन अगर नहीं पता है तो मैं इसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। सो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, Gaussian surface has only contributed some charges in it। Gaussian surface को अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो इसने सिर्फ इतने ही चार्जेस को अपने अंदर कंट्रीब्यूट किया है, इधर भी तो चार्ज है और इधर भी तो चार्ज है। What about that charge? वो तो आपने लिया ही नहीं Gaussian surface में। The Gaussian surface has only contributed some charges in it, but the electric field we are getting is due to the whole charge cube। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको मिली है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, ये इलेक्ट्रिक फील्ड सारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से है, बट आपने गॉसियन सरफेस में सिर्फ वही चार्ज लिया है, सिर्फ उतना ही चार्ज लिया है। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढना पड़ेगा कि क्या मुझे गॉसियन सरफेस में पूरा चार्ज लेना चाहिए था, क्या मैंने ये एल लेंथ को पूरा इनफिनिट कर देना चाहिए था, और नहीं करना था तो क्यों नहीं करना था। तो ये इसका आंसर मैं आपसे होप करूंगा कि आप इसको कमेंट सेक्शन में मुझे डिस्कस करें, एंड अगर आपसे नहीं होता है तो प्लीज सी द नेक्स्ट वीडियो, आपको इसका आंसर उसके अंदर मिल जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे, जैसे यहाँ पर फील्ड करा है इनफिनिट लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए, ऐसे यहाँ पे हम एक प्लेन शीट के लिए करेंगे और उसके बाद हॉलो स्फीयर के लिए करेंगे, एक सॉलिड स्फीयर के लिए करेंगे। तो वो सारी चीजें अगली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, बाय बाय।